आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है रूप है जो हमारे आंखों में देखने की संवेदना यानी अनुभूति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। बिना प्रकाश के हम लोग जो है किसी भी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, है ना। तो प्रकाश हमें क्या करता है, चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चिकनी या चमकदार सतह पर पड़ती है तब क्या होता है, वो वापस उसी माध्यम में लौटा दी जाती है। इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या है, जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण निकलकर किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है इस बिंदु पर और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, ये वास्तविक है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, किरणें आभासी रूप से मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। किरणें जो होती है वो आभासी रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पर किरणें जो है, यहाँ पर किरणें बाहर में तो कहीं नहीं मिल रही है ये दोनों किरणें, लेकिन अंदर में मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम लोगों ने देख लिया प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से मिलने से बनता है और आभासी प्रतिबिंब में किरणें आभासी रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसको कहीं पर भी लाया, सतह पर लाया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये इन सब टॉपिक के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि ठीक है, ये सब हो गया। हम लोग देखेंगे कि
अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण या विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। ये हो गया कोई एक समतल दर्पण, और ये हो गया उसके सामने कोई वस्तु हो गया, ये यहाँ से फिर यहाँ आया, ठीक है। ये तो उसके बाद एक ये हम लोग लिए, तो इस तरह से देखते हैं आगे की। ये तो अंदर में आभासी रूप से जाता हुआ प्रतीत लगेगा, और ये इस तरह से ये बाहर में तो मिलेगा है नहीं, तो अंदर में ये जाकर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये वस्तु हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश ए बी, ए डैश बी डैश। तो हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण के बारे में। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी कि इसको हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण के अंदर में प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर की वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। यदि हम वस्तु को दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर में 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अगला पॉइंट क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण। ये सभी टॉपिक को आप लोग अच्छा से अपना नोट करेंगे और समझेंगे और दिमाग में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। ये पॉलिश सतह है, जिस पर मैं भी मार्कर चला रहा हूँ, ये पॉलिश सतह है, और परावर्तक सतह हो गया ये, जिससे लाइट टकरा कर जाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं अपने सतह के आधार पर। पहला है हम लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण ऐसा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। जैसे चम्मच में आप लोगों ने देखा होगा, चम्मच का बाहर वाला जो सतह होता है, दूसरे साइड वाला, वो क्या होता है? उत्तल होता है। तो उत्तल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे गोलीय दर्पण से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। पहला है हम लोग का ध्रुव। तो ध्रुव क्या है? ये सभी शब्द गोलीय दर्पण से जुड़े हुए हैं हमारे। ध्रुव,
तो क्या है ध्रुव? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसका जो जब बीच में जो मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इन सभी जो भी अभी सब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से जुड़ा हुआ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर आपको बहुत ही इसका हेल्प मिलेगा, नहीं तो फिर आगे बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए इन सभी शब्दों को ध्यान से समझेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। ध्रुव के बाद हम लोग बात करेंगे वक्रता केंद्र। हम लोग बात करेंगे वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण को बनाने के लिए क्या होता है कि एक खोखले कांच के गोले का इस्तेमाल किया जाता है और उसी से काटकर जो है हमारा गोलीय दर्पण बनाया जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, क्योंकि गोला है तो उसका केंद्र होगा, तो उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है और जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। सिंपल सी बात है, गोला है केंद्र होगा, केंद्र है तो त्रिज्या होगा, मतलब गोला है उसका केंद्र है तो उसका त्रिज्या भी होगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? आखिर हम उसको वक्रता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक वक्र होता है ना, इसलिए। तो वक्रता त्रिज्या क्या है उसको देखते ही। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले से गोलीय दर्पण को बनाया जाता है, खोखले कांच के गोले से, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी देता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब हम लोग इसके मुख्य फोकस के बारे में बात करेंगे कि आखिर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं, तब क्या होता है? परावर्तन के बाद वो सभी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है और उस बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या केवल फोकस कहते हैं। ओके, मुख्य फोकस या केवल फोकस कहते हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस होता है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, जो भी दिक्कत होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। आप अभी मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगा तो चलिए देखते हैं अब हम लोग उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती हैं उनका क्या होता है? उनका क्या होता है कि वो परावर्तन के बाद वो सभी किरणें जो होती हैं वो सभी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और उस बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे बोर्ड पर। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है? ऐसा लगता है कि वो दर्पण के भीतर से किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है और उस बिंदु को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। चलिए अब हम लोग एक और अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। ठीक है, एक द्वारक। तो द्वारक क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के जो वृत्ताकार सीमा रेखा होता है, ये अवतल दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी का अपना अपना एक क्या होता है? एक द्वारक होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन के बारे में कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। उससे पहले हम फोकस दूरी के बारे में बात कर लेते हैं, वो थोड़ा मिस हो गया। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। फोकस दूरी फिर से एक बार सुन लेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को किससे लिख लो? r से, और फोकस दूरी किससे लिख लो? f से। तो r बराबर क्या हो गया? 2f। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आप लोगों को नोट्स भेज दिया गया है, नोट्स देखेंगे और समझेंगे उससे भी। अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी याद करें। एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 नंबर में, ये वक्रता त्रिज्या दे दिया जाता है और उसकी फोकस दूरी हमें निकालने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं r बराबर 2f और हमें क्या निकालना? f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो 32/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या 32 होगा तो फोकस दूरी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप उसको ध्यान में रखेंगे।
और इस तरह के और भी प्रश्नों को अपने से लेकर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हमें फोकस दूरी दे दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या भी निकालने के लिए कहा जा सकता है। मान लीजिए कि कहा जाएगा आपको कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर क्या होता है, 2f। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए, परावर्तन के नियम सभी तरह के सतहों पर लागू होता है, चाहे वो सतह समतल हो चाहे वो गोलीय हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा परावर्तन को, गोलीय दर्पण में परावर्तन को देखना होगा। गोलीय दर्पण में परावर्तन को देखना होगा, उसके लिए थोड़े से दिशाओं को जानना होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण में आपको काम देगा। अगर ये नहीं पता रहेगा तो प्रतिबिंब निर्माण आपको बहुत दिक्कत होगा। और प्रतिबिंब निर्माण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, ध्यान देंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद प्रकाश किरण की दिशा, प्रकाश किरणों की दिशा। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसको बहुत ही अच्छा से याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह क्या होता है, वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझने पर ध्यान देंगे, नोट्स आपको भेज दिया गया है, आप उसको देखेंगे, अभी यहाँ समझेंगे केवल। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप सभी को। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए एकदम उल्टा है, अगर समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, अगर फोकस से आएगा तो समांतर हो जाएगा। इसको दिमाग में डाल लीजिए, बहुत ही जरूरी है। समांतर आया फोकस से जाएगा, फोकस से आया समांतर हो जाएगा। अब हम लोग अगली दिशा के बारे में बात करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग अगली दिशा के बारे में बात करेंगे। तो
पांचवा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से आती है तो वह उसी पथ से वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है कि जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद वह उसी पथ से वापस लौट जाती है ना। याद रखिएगा कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से आती है तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है, और उत्तल दर्पण में भी जब प्रकाश किरणें मुख्य वक्रता केंद्र की ओर आती है तो वह परावर्तन के बाद वह उसी पथ से वापस लौटा दी जाती है। अब हम लोग अगले रास्ते की ओर देखेंगे। अगला पथ क्या होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उसी पथ से क्यों लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरणें आती है तो उस पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री से आती है, इसलिए वो उसी रास्ते से चली जाती है। अब हम लोग देखेंगे अगले रास्ते की ओर। तो अब देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें दर्पण के ध्रुव पर तिरछी आती है तो परावर्तन के बाद भी वह तिरछी चली जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। और ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी देखने को मिलता है, जब प्रकाश किरणें ध्रुव पर तिरछी आती है तो परावर्तन के बाद वो क्या होती है, तिरछी ही चली जाती है। तो इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी जो जितने भी गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें की जो भी दिशा बताई गई वो सभी इम्पॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपको प्रतिबिंब निर्माण में काम आएगा। अब हम लोग प्रतिबिंब निर्माण को देखेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ खास प्रतिबिंब निर्माण को देखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण में अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु C के परे हो, मतलब वक्रता केंद्र के परे हो, मतलब बाद में हो, तो ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। ये पॉलिश किया हुआ सतह हो गया, ये इसका परावर्तक सतह हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव से फोकस दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी बराबर होती है। अगर यहाँ से 5 होगा तो यहाँ से यहाँ भी 5 होगा। तो वस्तु कहाँ है, वस्तु है C से परे, मतलब C के बाद है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोग दो ही रास्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। एक रास्ता लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी अवतल दर्पण में तो परावर्तन के बाद क्या होगा, वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये तीर के निशान देने बहुत ज़रूरी है ताकि पता चलेगा किधर से किरण आ रही है और किधर जा रही है। और हम लोगों ने क्या बताया था कि एक अगर फोकस से आएगा तो कहाँ कैसे जाएगा, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो देखिए आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, इसका नाम हो गया AB, तो प्रतिबिंब हो गया A', B'। तो अभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है ये कहाँ है, C तथा F के बीच में है ना।
और साइज क्या है, वस्तु से छोटा। आप भी बना के देखेंगे, आपका भी बनेगा वस्तु से छोटा, उल्टा है। तो इस जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या हो गई, इसकी प्रकृति हो गई वास्तविक तथा उल्टा। आपको ये समझना चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, साइज क्या है प्रतिबिंब का, वस्तु से छोटा यानी बिंब से छोटा। उसकी प्रकृति क्या है, आभासी है कि वास्तविक है, वास्तविक है क्योंकि उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि आप लिखिए, लेकिन इसको मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। अब हम लोग दूसरी स्थिति को देखेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। दूसरी स्थिति को देखेंगे। दूसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ है, C पर। ठीक है, जब वस्तु C पर हो, तो जब वस्तु C पर हो तो क्या होगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। जब वस्तु C पर हो तो वस्तु C पर होगा तब क्या होगा, ठीक है, वस्तु C पर होगा तो क्या होगा, C पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो एक हम लेंगे समांतर, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। और अगर हम लोग फोकस से लेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर मुख्य अक्ष के। तो कहाँ कट रहा है, C के नीचे कट रहा है, C के नीचे ही कट रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, C पर। साइज क्या होता है इसमें, वस्तु के बराबर होता है। आप देखेंगे बनाकर, वस्तु के बराबर होता है। और साइज क्या है, वस्तु के बराबर, और प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि नीचे बन रहा है इसलिए वास्तविक है और उल्टा है। अब हम लोग देखेंगे तीसरी स्थिति देखेंगे, जब वस्तु C और F के कहाँ हो, बीच हो। C और F के बीच हो, वस्तु कहाँ रहेगा, C और F के बीच में। वस्तु रहेगा C और F के बीच में, ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है, C और F के बीच में है। एक लेंगे समांतर, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, पता होगा, बता दिया गया है। और अगर फोकस से लेंगे तो कहाँ क्या हो जाएगा, समांतर। तो ये कहाँ कट रहा है, C के बाद। तो ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। ये क्वेश्चन बहुत ही खास है, कक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये तीर का निशान भी हम इसके दे देंगे, छोड़ना नहीं है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C से परे यानी C के बाद, C के बाद बना। और साइज क्या है, वस्तु से बड़ा है, साइज है वस्तु से बड़ा। और प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। अब हम लोग चौथी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तीन स्थिति हो गई, अब हम लोग चौथी स्थिति के बारे में बात करेंगे कि जब वस्तु कहाँ होगा, P तथा F के बीच। जब वस्तु होगा P और F के बीच में, बहुत ही खास है, ध्यान देंगे। जब वस्तु P और F के बीच में होगा, ये सभी अवतल दर्पण में है। उसका हम लोग उत्तल दर्पण को भी देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे बन रहा है उसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। अभी क्लासेस ऑफ है तो आपको इसी से भी ध्यान देकर पढ़ना है। क्लासेस खुलेंगे तो आपको और भी फिर से बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो वस्तु कहाँ है, P और F के बीच में। तो एक हम लिए तिर्यक, तो ये तिरछा ही चला जाएगा। और हम एक ले रहे हैं C से, तो C से लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, C से ही वापस चला जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इधर तो ये नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे, अंदर की ओर बढ़ाएंगे। तो अंदर की ओर बढ़ाने से हम क्या देख रहे हैं कि ये दर्पण के पीछे जाकर मिल रहा है। और तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, दर्पण के पीछे। साइज क्या है, वस्तु से बड़ा है, आप भी देख सकते हैं।
जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु से बड़ा है, और प्रकृति क्या होगा, आभासी, क्योंकि ये सीधा है तो सीधा प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति आभासी है, और है ना। तो ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। चारों जो भी मैंने बताया आपको बहुत ही खास है, इन सबको आप बहुत अच्छा से कर लेंगे, एग्जाम में पूछा ही जाता है, आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। हम इन सबको बनाने की कोशिश करेंगे, 5-5 बार बनाएंगे, और तब तक बनाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाते हैं बढ़िया से। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, मतलब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन को देखेंगे कि क्या कंडीशन होगा, जब वस्तु ठीक है कहाँ होगा, ध्रुव तथा अनंत, ध्रुव और अनंत के बीच में होगा, ध्रुव और अनंत के बीच में। एक ही कंडीशन केवल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सब में इसका एक ही जैसा बनता है प्रतिबिंब, इसलिए हम लोग एक कंडीशन देखेंगे, अनंत वाला कंडीशन आप लोग खुद से कर लेंगे। तो वस्तु कहाँ है, ध्रुव और अनंत के बीच में है। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, समांतर लेंगे तो कहाँ से दिखेगा, आता हुआ मुख्य फोकस से, और तिर्यक लेंगे P पर तो क्या होगा, वो तिरछा ही चला जाएगा, बाहर में तो ये मिलेगा है नहीं, इसको अंदर की ओर बढ़ाएंगे तो ये देखिए कहाँ कट रहा है, दर्पण के पीछे कट रहा है, और किसके बीच में कट रहा है, P और F के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई P और F के बीच में, साइज होता है हमेशा वस्तु से छोटा, हमेशा, और प्रकृति क्या होगा, आभासी, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, कि अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करेंगे। आप लोग देखिए पहला उपयोग हम देखते हैं, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ियों के हेडलाइट्स, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, कोई भी जितने भी प्रकार के वाहन हैं उनमें लाइट लगा हुआ रहता है, उन सभी लाइटों में आप लोग देखो पीछे की एक चमकदार सतह होता है, तो सभी वाहनों में हेडलाइट यानी अग्रदीप में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका काम क्या है, ये क्या करता है उसमें, ये क्या करता है, एक सीधा और शक्तिशाली किरण पुंज जो है आपको प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद सोलर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सेविंग दर्पण के रूप में होता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इन सबको आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि किसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग देखेंगे गाड़ियों में एक साइड में मिरर होता है, चाहे बाइक हो कार हो, आप लोग देखोगे साइड में, गाड़ी का साइड में जो होता है दरवाजे के पास में, इसको साइड मिरर बोलते हैं, वो लगा हुआ होता है। तो साइड मिरर में क्या होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उसका काम क्या है, वो क्या करता है, वो अपने पीछे वाले का बहुत बड़ा प्रतिबिंब जो है दर्पण में दिखाता है, छोटा सा करके दिखाता है, ताकि क्या होता है ड्राइवर को गाड़ी चलाने में सुविधा होती है, वो समझ जाता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन उसे पास मांग रहा है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ये अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का एक प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर आसानी से जो है अपना गाड़ी चला सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खास है, ज्ञान पूछा जाता है कि वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि मिरर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दर्पण सूत्र, इस पर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें क्या होता है, इस ये फार्मूला है 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/a। तो ये v क्या है, v है प्रतिबिंब दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। u क्या है, u है बीम दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग यानी बीम की दूरी को बीम दूरी कहते हैं। f क्या है, पहले भी बताया जा चुका है, ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, जो क्या होता है ध्रुव और फोकस के बीच में। उन सब के बीच एक संबंध होता है जो आप देख रहे हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आवर्धन क्या है, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसको हम m से लिखते हैं। तो m बराबर हो गया h'/h। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। उससे पहले सवाल बनाने से पहले हम लोग को पहले चिन्ह परिपाटी को जानना होगा। चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण, जब भी हम लोग दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी हम लोग दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखे बिना आपका कोई भी सवाल जो है सही नहीं बन सकता है। इसलिए मेरा कहना होगा कि आप सभी जो है चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझेंगे तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति कुछ उस तरह का भी है, 10th में भी पढ़ाया गया आप लोग को मैथ में, तो ध्यान से समझेंगे। ये हो गया उसका ध्रुव। देखिए तो चिन्ह परिपाटी में क्या क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, दर्पण के ध्रुव को यहाँ पर मूल बिंदु लिया जाता है। दर्पण के ध्रुव को यहाँ पर क्या लिया जाता है, मूल बिंदु लिया जाता है। सभी दूरी जो होती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी दूरियां हैं वो सभी दूरियां जो है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां जो है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और ध्रुव के बाईं ओर जो मापी गई दूरियां होती है उसको ऋणात्मक लेते हैं। ध्रुव के दाईं ओर जो दूरी मापते हैं उसको धनात्मक लेते हैं। और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी लंबवत दूरी लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। और मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरियां लेते हैं लंबवत वो हम लोग प्लस में लेते हैं। बाईं मतलब ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के नीचे आप कहीं पर भी लीजिएगा तो ऋणात्मक होता है, ऊपर के लीजिएगा तो धनात्मक होता है। और वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और इसलिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और आप जानते हैं कि बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और ध्यान रखना है कि अगर प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में ली जाती है। बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में लेते हैं क्योंकि बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक होगी क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी नीचे की ओर बनेगा मुख्य अक्ष के। और जो भी ऋणात्मक जो भी दूरी मतलब कि ऋणात्मक नीचे की ओर है तो दूरी ऋणात्मक लेंगे, और अगर ऊपर की ओर प्रतिबिंब बनेगा तो दूरी धनात्मक लेंगे, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। अगर आवर्धन माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर
आवर्धन धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी है। थोड़ा इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी को फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु लेते हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, दाईं ओर धनात्मक होती है। नीचे की ओर दूरी जो लेते हैं ऋणात्मक होता है लंबवत, ऊपर की ओर जो लेते हैं वो प्लस होता है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी सकती है, क्योंकि वास्तविक रहेगा तो आवर्धन माइनस में आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे बनता है, और अगर आभासी होगा तो आवर्धन जो है आपका प्लस में आएगा। तो अब हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो सवाल देख लेते हैं किस तरह से आता है। जैसे कि सवाल हो सकता है कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की चलिए पहले स्थिति, उसके बाद प्रकृति तथा साइज क्या है। तो जब भी दर्पण से जुड़ा हुआ जब भी सवाल आपके पास आएगा तो उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि दर्पण सूत्र लगाना होगा। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे तो उसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। बिना चिन्ह परिपाटी लगाए अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो गलती होने की संभावना निश्चित है, मतलब 100% है कि आपकी गलती होगी। इसलिए चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर गलती नहीं होगा अगर आप कैलकुलेशन सही से करेंगे तो सबसे पहली बात कि एक वस्तु अवतल दर्पण से कितना दूरी पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पर। तो अभी आपको चिन्ह परिपाटी में क्या बताया कि वस्तु की दूरी को हमेशा हम लोग क्या देते हैं? वस्तु की दूरी को हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है चिन्ह परिपाटी से। तो हम लोग का हो गया u बराबर -10 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी से। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर होता है। अगर आप चित्र में आप ध्यान देंगे पीछे के चित्रों में तो आप देखिए कि अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर होता है और बाईं ओर का दूरी माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में। आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक या आभासी, और उसका साइज क्या होगा, छोटा या बड़ा, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो सवाल तो दर्पण से जुड़ा हुआ है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं? 1/v + 1/u = 1/f। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है v, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब हम लोग क्या करेंगे? आपको जो वैल्यू है उसको आप पुट कर देंगे। तो वो f कितना है? -15, फिर माइनस का साइन देंगे, 1/u कितना है? -10। उसके बाद क्या होगा? 1 माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/10। आपको क्या करना होगा? 10 और 15 का आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 30। तो ये एलसीएम हो जाएगा 30 और 5 2 = 30 और यहाँ क्या हो जाएगा? 10 3 = 30। तो क्या हो? 1/30, ठीक है ना? 30 एलसीएम हो गया 2 3। ओके, तो 1/v बराबर आपका 1/30, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। प्लस आने का क्या मतलब है? प्लस आने का मतलब है कि प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? +30 सेंटीमीटर दर्पण की दाईं ओर, माइनस में आता है बाईं ओर। ठीक है,
तो अब हम लोग प्रकृति निकालेंगे। तो प्रकृति निकालने के लिए हम आवर्धन निकालेंगे। तो एम का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो एम बराबर होता है हम लोग का एक और क्या होता है माइनस वी बाई यू, इसको याद रखेंगे। तो माइनस तो वी कितना है 30 और यू कितना है, यू है -10। तो ये कट गया, ये कट गया। तो m बराबर कितना है +3, ठीक है। तो m बराबर है +3, ये इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, स्थिति क्या हो गया, ठीक है, दाईं ओर कितना 30 सेंटीमीटर पर। प्रकृति क्या हो गया, आवर्धन क्या है प्लस में है, तो प्रकृति हो गया आभासी, आभासी है तो सीधा होगा। और साइज क्या है, एक से बढ़ नहीं, साइज 3 है, मतलब 3 है मतलब कि क्या है 1 से 3 ज़्यादा है, तो साइज हो गया 3 गुना, साइज हो गया 3 गुना, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा है और बिंब क्या है छोटा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, दर्पण से जुड़े हुए सवालों को, ठीक है, इन सब को आप लोग करेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। तो किताब में बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों को दर्पण सूत्र लगा के चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए बनाएंगे, बनेगा जरूर बनेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो जरूर बनेगा, दिक्कत होगा आप हमें पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। उससे पहले हम लोग बात करेंगे अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें, ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी पॉलिश की सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौटा दी जाती है। ये घटना है प्रकाश के परावर्तन की। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है, प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या होता है, पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब क्या है कि जिससे प्रकाश आगे बढ़ सकता है, ठीक है, ओके ना, चलेगा, अभी बढ़ेगा।